ठीक है, आज इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेक्शन 16 का सब क्लोज है। सेक्शन 16 का पहला पहला क्या कर रहा है? पहला सेक्शन 11 के बारे में बात कर रहा है। क्या? सेक्शन 11। और सेक्शन 11 में दिया क्या गया है? शून्य विवाह। क्या दिया गया है? सेक्शन 11 में शून्य विवाह दिया गया है ना, शून्य विवाह के बारे में। अब शून्य विवाह की कंडीशन हमने देख ली थी कि शून्य विवाह की कंडीशन होती क्या, ठीक है, ये समझ में आ गया था। देखो, अब इसका पहला क्लोज देखो, क्या रहा है? इस बात के होते हुए, क्या? इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत मतलब नल, नल मतलब अभेद, ठीक है ना, वो विवाह वैध नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है कि इस बात के होते हुए भी धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, विवाह अभेद एवं शून्य है। ठीक है, मतलब वो वैलिड विवाह नहीं है और वो विवाह कैसा है? शून्य है। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो आगे क्या कह रहा, ऐसे विवाह का कोई भी अपत्य, अपत्य मतलब ऐसे विवाह का कोई भी बच्चा जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता। ठीक है, मान लो जो बच्चा है, इसके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड हुआ है, जो बच्चा है, ये कह रहा है, ये जो बच्चा है अगर ये विवाह वैध होता, अगर ये विवाह वैध होता, वैध विवाह, विवाह जो है वो क्या होता? वो वैध होता, तो इस कंडीशन में बच्चा क्या होता? धर्मज। इस कंडीशन में बच्चा क्या होता? धर्मज। इस कंडीशन में बच्चा धर्मज होता। तो अब उसके आगे क्या कह रहा है? यहां तक समझ में आ गई? इस कंडीशन में बच्चा धर्मज होता। फिर देखो क्या कह रहा, धर्मज होगा, धर्मज होता या धर्मज होगा। ठीक है, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि अधिनियम 1976 के प्रारंभ से हुआ हो या पश्चात। आगे बात समझ में? देखो क्या कह रहा है, धारा 11 के अधीन अगर कोई विवाह अवैध और शून्य है, कोई विवाह अवैध और शून्य है, मतलब अवैध है और शून्य है, ऐसे विवाह का कोई अपत्य, उस विवाह से जो संतान उत्पन्न हुई है, उस विवाह के दौरान जो संतान उत्पन्न हुई है, उस संतान को कह रहा है जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में, उस समय जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में अगर वो संतान वैध धर्मज होगा, धर्मज होता, तो वो इस कंडीशन में भी क्या होगा? इस कंडीशन में भी धारा 11 कंडीशन में क्या कह रहा है कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है जो जन्म लेगा, जो जन्म लेगा, ठीक है, ये जो बच्चा जन्म लेगा उस कंडीशन में कह रहा है अगर विवाह क्या है? शून्य है, विवाह शून्य है। ठीक है, क्या? अगर विवाह शून्य, ठीक है, विवाह शून्य है, शून्य है और क्या है? और अकृत। क्या है? अकृत। अकृत है मतलब अवैध है। ठीक है, अवैध का मतलब वैध विवाह नहीं है। तो वो कह रहा है कि इस कंडीशन में अगर ये विवाह वैध होता, अगर बच्चा जन्म लेता और विवाह वैध होता, तो बच्चा क्या होता? धर्मज होता। तो उसी कंडीशन को कह रहा है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो बच्चा हुआ है, चाहे वो विवाह वैध के द्वारा, विवाह शून्य होगा उसके द्वारा हुआ या विवाह अवैध हो उसके द्वारा हुआ है, तो बद्धक वो जो बच्चा होगा वो क्या होगा? वो धर्मज होगा, वो भी धर्मज होगा। ठीक है, उस बच्चे को कह रहा है कि वो बच्चा भी धर्मज होगा। आगे बात यहां तक समझ में? अब एक कंडीशन देखना, जो हिंदू विवाह मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो संशोधन हुआ था, वो संशोधन कब हुआ था? बताओ कोई। जो संशोधन हुआ था, ये जो संशोधन हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट में, वो कब हुआ था? हिंदू मैरिज एक्ट में जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? बताओ। हिंदू मैरिज एक्ट का संशोधन ईशा और सोनिया कब हुआ था? ये 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट बना था, इसका संशोधन हुआ था। केवल एक ही बार संशोधन हुआ था, मतलब जिस समय संशोधन हुआ था, तो एक संशोधन जो बार बार पूछता है वो कब हुआ था? बताओ जल्दी, कब हुआ था संशोधन? ये संशोधन हुआ था सन 1976 में। 1976 में संशोधन हुआ था। ठीक है, 1976 में संशोधन हुआ, तो वो कह रहा है कि जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से हुआ हो या पश्चात हुआ हो। क्या कह रहा है? इस बच्चे का जो जन्म हुआ वो चाहे पूर्व हुआ हो या पश्चात हुआ हो, पूर्व या पश्चात। ठीक है, क्या कह रहा है? पूर्व या पश्चात।
इस बच्चे का जो जन्म है वो कह रहा है पूर्व में हुआ हो या पश्चात में हुआ हो, ठीक है। तो वो कह रहा है इन दोनों कंडीशनों में ये बच्चा क्या माना जाएगा, इस दोनों कंडीशनों में ये बच्चा क्या माना जाएगा, ये बच्चा धर्मज माना जाएगा। आगे बात यहां तक समझ में। मोटा मोटा क्रश ये है, ये सेक्शन ये कहना चाहता है कोई भी विवाह जो नल एवं वाइड है, मतलब अकृत एवं शून्य है, अगर उससे कोई बच्चा उत्पन्न होता है, ठीक है, चाहे वो 1976 के संशोधन से पहले हुआ हो बाद में हुआ हो, अगर वो बच्चा अगर विवाह विधिमान्य होता, अगर वो बच्चा विवाह विधिमान्य होता तो धर्मज होता, अगर वो विवाह वैध होता या विधिमान्य होता तो बच्चा धर्मज होता। तो सेम वही कंडीशन में वो बच्चा अगर विवाह शून्य और अकृत है तब भी क्या होगा, धर्मज होगा। आ गई बात यहां तक समझ में, बताओ जल्दी से, यहां तक बात समझ में आ गई ईशा और सोनिया? ये जो अभी तक हमने पढ़ा वेयरक्ट से जो पढ़ा, ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ फिर आगे चलें। अब देखो क्या कह रहा, पश्चात चाहे वह उस विवाह के संबंध में अकृतता मतलब शून्यता की डिग्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं। आगे बात समझ में, प्रारंभ या पूर्व, जल्दी बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब देखो क्या कह रहा, 1976 के प्रारंभ हुआ हो या पश्चात चाहे उस विवाह के संबंध में शून्यता मतलब अकृतता का मतलब है शून्यता की डिग्री, शून्यता की डिग्री इस नियम अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो। मतलब ये क्या कह रहा है, जो देखते हैं आज होता है नहीं होता है, ये छोटा चैलेंज रहता है रोज, देखो फिर वही हो गया। नहीं ये तो समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना, रोज इसके साथ यही खेल खेलते हैं हम, ये समझ में आ गया ना। देखो ये क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सन 1976, क्या देखो इसको देखेंगे, 1976 में जो संशोधन हुआ था, 1976 में जो संशोधन हुआ था, ठीक है ना, उस संशोधन को कह रहा है जब ये संशोधन के विवाह पूर्व में हुआ था या पश्चात में हुआ था, क्या पश्चात में हुआ था, ठीक है। तो वो कह रहा है जब ये विवाह पूर्व या पश्चात में हुआ था तो उस कंडीशन में कह रहा है पश्चात में चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिग्री, ठीक है, इन दोनों के संबंध में वो जो विवाह है, जो विवाह है, विवाह की डिग्री को कह रहा है, विवाह की डिग्री के बारे में कह रहा है शून्यता, शून्यता की डिग्री दे दी गई है। यहां तक बात समझ में आई? ये कह रहा है कि 1976 से पहले विवाह हो या 1976 का बाद का विवाह हो, अगर उस विवाह के अंतर्गत डिग्री किसकी दी गई है, शून्यता, शून्यता मतलब अकृतता की, शून्यता मतलब अकृतता की, अकृतता की डिग्री दे दी गई है, मतलब अमान्यता, विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया है या शून्यता शून्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। उस कंडीशन में कह रहा है कि डिग्री इस अधिनियम के अंतर्गत मंजूर की गई है, डिग्री दे दी गई है, ठीक है, मंजूर कर ली गई है, कर ली गई हो या मंजूर की गई हो या नहीं, मतलब अगर मंजूर कर ली गई हो तब भी, अगर मंजूर हां है उस कंडीशन में भी, अगर नहीं की गई है तो उस कंडीशन में भी। एक कंडीशन है अगर डिग्री मंजूर कर ली गई है तो उस कंडीशन में भी, दूसरा कह रहा है अगर नहीं की गई है तो उस कंडीशन में भी। फिर आगे क्या कह रहा है, यह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं। अब देखो यहां क्या कह रहा, जब उसने अर्जी दी है तो उस कंडीशन में यह कह रहा है कि विवाह शून्यता घोषित किया गया हो या नहीं किया गया हो, उस कंडीशन में भी क्या होगा, बालक धर्मज माना जाएगा। और ये कह रहा है विवाह इस नियम के अधीन अर्जी से भिन्न, जिस कंडीशन पे, जिस बात पे उसने अर्जी दी है, ठीक है ना, अर्जी क्या दी है, विवाह को शून्य करने की, क्या विवाह को शून्य करने की अर्जी दी है, ठीक है, या विवाह को शून्यता घोषित करने की अर्जी दी है। तो कह रहा है अर्जी से भिन्न कोई आधार है, अर्जी से भिन्न कोई आधार है, भिन्न आधार, भिन्न आधार मतलब अगर कोई अन्य आधार किसी लॉ में है, कोई अन्य आधार है तो उस आधार पर भी शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं, अगर इस अर्जी से भिन्न किसी आधार पर वो विवाह शून्य निर्धारित किया गया हो या नहीं, तो उस कंडीशन में भी, ये सब कंडीशन है,
ये जितनी कंडीशन हमने देखी हैं, इन सब कंडीशनों में क्या कह रहा है, बालक क्या होगा, धर्मज। क्या होगा, धर्मज। अब बताओ ये बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया, सेक्शन 16 का खंड पहला समझ में आया। सेक्शन 16 में खंड पहले में यही कह रहा है, अगर विवाह जिस समय हुआ, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, मतलब जब विवाह नल एवं वाइड, शून्यता, अभेद एवं शून्य है, ठीक है, अभेद एवं शून्य है, अगर उससे बच्चा जन्म लेता है, उस स्थिति में जन्म लेता है, तो बच्चे की धर्मजता के बारे में प्रश्न उठता है कि बच्चा धर्मज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो उस कंडीशन में कह रहा है ये बच्चा धर्मज माना जाएगा। अब क्या कह रहा है, चाहे वह विवाह 1976 के पहले हुआ हो, चाहे 1976 के बाद हुआ हो, अगर उसमें शून्यता की डिग्री पारित कर दी गई है, तो उस कंडीशन में हाँ भी और नहीं भी, तो दोनों ही कंडीशनों में कह रहा है बच्चा क्या माना जाएगा, धर्मज माना जाएगा। और अर्जी से भिन्न कोई आधार है तो उस कंडीशन में भी धर्मज माना जाएगा। अब बताओ, सेक्शन 16 का सब क्लोज फर्स्ट समझ में आया, यहां कोई दिक्कत बताओ, फिर सब क्लोज 2 पे चले। ईशा और सोनिया बताओ, इसमें कोई दिक्कत इस वाले सब क्लोज में, बताओ इस वाले सब क्लोज में कोई दिक्कत, आयशा, सोनिया, ईशा, तीनों बताओ इस सब क्लोज में कोई दिक्कत, सब क्लोज साफ समझ में आ गया, सब क्लोज समझ में आ गया, बताओ। सोनिया, ईशा, आयशा, यस सर क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बस मेन यही है धर्मज के बारे में। ये सेक्शन मोटा मोटा बस ये समझ लो, ये बताता है कि अगर कोई बालक सेक्शन 11 या सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग विवाह के शून्य या शून्य करणीय होने के बाद उत्पन्न होता है, तो उसकी धर्मजता के बारे में प्रश्न उठाता है। तो धर्मज का सिद्धांत भी लिख सकते हैं इसे, कि इसमें बालक के धर्मज का सिद्धांत दिया गया है, किस अकॉर्डिंग, कि बच्चे को धर्मज माना जाएगा या अधर्मज, ठीक है, धर्मज या अधर्मज, लीगल या इलीगल, ऐसे समझ लो, ठीक है, धर्मज माना जाएगा या अधर्मज माना जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो सब क्लोज 2 क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया, इसके आगे चलें। अब देखो सब क्लोज 2 सेक्शन 16 का, सेक्शन 16 सब क्लोज 2 क्या है, सब क्लोज 2, सब क्लोज 2 में क्या दे रहा है, सब क्लोज 2 में दे रहा है सेक्शन 12 के बारे में, क्या सेक्शन 12 के बारे में बता रहा है, सेक्शन 12, सेक्शन 12 के बारे में बता रहा है। 12 में क्या दिया गया है, शून्य करणीय विवाह, क्या दिया गया है, शून्य करणीय विवाह, यही दिया गया है ना, शून्य करणीय विवाह के संबंध में। सेक्शन 12 में क्या दिया गया है, शून्य करणीय विवाह के बारे में, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जहां धारा 12 के अधीन शून्य करणीय विवाह के संबंध में, लिख लेना, सेक्शन 16 का सब क्लोज ए बताता है शून्य विवाह के संबंध में, सेक्शन 16 का सब क्लोज ए बताता है शून्य विवाह के बारे में, कि अगर शून्य विवाह के संबंध, शून्य विवाह के दौरान या अवैध विवाह के दौरान कोई बालक उत्पन्न होता है तो उसकी धर्मज के बारे में बताता है। जबकि सेक्शन 16 का सब क्लोज 2 क्या बताता है, शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न बालक के बारे में, जन्म लेने वाले बालक के संबंध में, ठीक है, ये दोनों लिख लेना इधर उधर, ठीक है। अब देखो पीटी में पूछ सकता है कि शून्य करणीय बालक की अधर्मजता के बारे में या धर्मजता के बारे में किस सेक्शन में और सब क्लोज में दिया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 16 का सब क्लोज 2 क्या बताता है, शून्य करणीय बालक के संबंध में, और सेक्शन 16 का सब क्लोज फर्स्ट क्या बताता है, शून्य बालक के संबंध में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बैरेक्ट पे लिख लिया करो। आगे देखो क्या कह रहा, जहां धारा 12 के अधीन शून्य करणीय विवाह के संबंध में अकृतता मतलब अवैधता, अकृतता मतलब अवैधता, मतलब विवाह अवैध है, ठीक है ना, कि डिग्री मंजूर की जाती है। क्या कह रहा है ये कह रहा है इस कंडीशन में, क्या कह रहा है, सेक्शन 12 में कह रहा है कि इस कंडीशन में अगर विवाह की जो डिग्री है, विवाह के अकृतता की डिग्री, किसकी, अकृतता की डिग्री, ठीक है, डिग्री मतलब अवैधता, सॉरी, अवैधता की डिग्री मंजूर कर ली गई है, क्या मंजूर
कर ली गई है, ठीक है, मंजूर कर ली गई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मंजूर की जाती है वहां डिग्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भहित ऐसा कोई आपत्ति, मतलब इस कंडीशन में जब ये डिग्री मंजूर कर ली गई है तो वो कह रहा है इस कंडीशन में डिग्री मंजूर किए जाने से पूर्व, डिग्री मंजूर किए जाने से पूर्व मतलब जब ये डिग्री मंजूर कर ली गई है इससे पूर्व कह रहा है, इससे पूर्व जो बालक होगा, इससे पूर्व जो जनित बालक होगा, एक तो जनित बालक का मतलब, अब देखो जनित बालक का मतलब वो बालक जन्म ले चुका है, जनित बालक का मतलब वो बालक जन्म ले चुका है, ठीक है, जन्म ले चुका है, ठीक है। फिर ये कह रहा है जनित या गर्भहित, दूसरा क्या कह रहा है, गर्भहित, पहला कह रहा है जनित, दूसरा कह रहा है गर्भहित, मतलब वो बालक अभी क्या है, वो गर्भ में है। जब ये शून्य करणीय डिग्री की अवैधता को मंजूर कर लिया गया है तो उस समय कह रहा है उससे पूर्व अगर कोई बालक जन्म ले चुका है, जनित बालक, जनित बच्चा, या कोई गर्भहित मतलब अभी वो गर्भ में है, तो उस कंडीशन में कह रहा है कोई ऐसा आपत्ति जो यदि विवाह डिग्री की तारीख को अकृत किए जाने के बजाय विघटित किया गया होता तो, मतलब अब देखो इसके आगे क्या कह रहा है, जो यदि विवाह डिग्री की अकृतता किए जाने के बजाय, मतलब विवाह को, जो ये विवाह है वो विवाह है, इसको अकृत मतलब अभेद, अभेद्यता की डिग्री दी गई ना, अभेद, और दूसरा क्या कह रहा है, विखंडन, दूसरा क्या कह रहा है, विखंडन, ये क्या कह रहा है, विखंडन, मतलब या क्या कह रहा है, तारीख को अकृत किए जाने के बजाय, मतलब विखंडन, अकृत मतलब अभेद किए जाने की बजाय वो क्या कर रहा है, विखंडन होता, विघटित होता, क्या विघटित, विखंडन नहीं, विघटित होता, ये विघटित है, विखंडन नहीं है, क्या है, विघटित, विघटित होता, विघटित मतलब वो विवाह टूट गया होता, वो विवाह टूट गया होता तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता। वो कह रहा है अगर वो विवाह अवैध की जगह विघटित होता, मतलब विवाह टूट गया होता, तो उस कंडीशन में भी कह रहा है बालक, ये वाला बालक जो है, ये बालक कैसा होता, ये बालक धर्मज होता, ये बालक कैसा होता, ये जो जनित बालक है जो जन्म ले चुका है, या जो बालक गर्भ में है, वो जब गर्भ में है जब जन्म लेगा तो बालक कैसा होगा, वो धर्मज होगा। आगे बात समझ में, वो कैसा होगा, धर्मज होगा, अकृतता की डिग्री होते हुए भी उसका धर्मज अपत्य समझा जाएगा, मतलब उसकी जो अकृतता की डिग्री है, इस डिग्री के होते हुए भी वो बालक क्या समझा जाएगा, धर्मज समझा जाएगा। आई बात समझिए, दोबारा समझाऊं, ये बात समझ में आई। ये कह रहा है कि देखो सेक्शन 12 कह रहा है शून्य करणीय विवाह के बारे में, ये कह रहा है जब शून्य करणीय विवाह में विवाह के अकृतता अवैधता की डिग्री मंजूर कर ली गई है, मतलब उसने विवाह को अवैध कर दिया है, डिग्री मंजूर कर ली गई है, तो कह रहा है उसके डिग्री मंजूर करने से पहले, जब डिग्री मंजूर की गई है उससे पहले अगर कोई बालक जनित है, मतलब डिग्री मंजूर करने से पहले कोई बालक जन्म ले चुका है, ठीक है, या गर्भहित है, मतलब डिग्री मंजूर करने से पहले बालक गर्भ में है, पर जब डिग्री मंजूर हो गई उसके बाद वो बालक पैदा हुआ, तो इस कंडीशन में कह रहा है, ये समझो बात को, इसने गर्भहित क्यों लिया, इसने गर्भहित इसलिए लिया, वो कह रहा है अगर कोई बालक उस समय गर्भ में है और डिग्री मंजूर होने के बाद वो पैदा होता है, उस कंडीशन में भी वो बालक धर्मज होगा, उस कंडीशन में भी वो बालक धर्मज होगा। आगे बात समझ में, बताओ जल्दी, ईशा, सोनिया, ऐसा तीनों बताओ, ये समझ में आया, ये जो रामायण थी हमारी ये समझ में आ गई, बताओ जितना हमने लिखा है सेक्शन इसमें ये समझ में आया नहीं आया, तीनों जल्दी बताओ, नहीं दोबारा समझाऊं। ये शून्य करणीय विवाह के संबंध में कह रहा है, आ गई बात समझ में, जल्दी फटाफट बताओ।
बताओ जल्दी, ये बात समझ में आ गई? सेक्शन 16 का सब क्लोज 2 जो है, ये वाला सब क्लोज समझ में आ गया? आया नहीं है अभी तक कमेंट तुम लोगों को? इतना देर क्यों लगाते हो? हम्म? ईशा, सोनिया, आयशा, इतनी देर से कमेंट आएगा? ईशा, फटाफट जैसे ही पूछा करो वैसे ही करा करो। आयशा कहाँ गई? आयशा कहाँ है और सोनिया कहाँ है? इन दोनों का कमेंट नहीं आया अभी। तुम दोनों को समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया तो बताओ, दोबारा समझाऊं? सोनिया, अगर समझ में नहीं आया हो तो बताओ, दोबारा रिपीट करूं? बताओ। ये सेक्शन 16 का सब क्लोज 2 समझ में आ गया? आगे बढ़ें? इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? अच्छे से क्लियर है ना? अब देखो, सेक्शन 16 का सब क्लोज फर्स्ट क्या कह रहा था? सब क्लोज फर्स्ट कह रहा था आपका किसके बारे में? सब क्लोज फर्स्ट कह रहा था यदि कोई विवाह शून्य होता है तो उससे उत्पन्न संतान के बारे में कह रहा था। ठीक है। सेक्शन 16 का सब क्लोज 2 क्या कह रहा है? अगर शून्य करणीय विवाह होगा तो उसके संबंध में जो संतान उत्पन्न होगी, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है कि वो कैसे होगा। आगे बात समझ में? अब देखो सेक्शन 16 का सब क्लोज 3 क्या? सेक्शन 16 सब क्लोज 3, सेक्शन 16 का सब क्लोज 3 देखो, सब क्लोज 3 क्या कह रहा है? आप देखो, उपधारा 1, उपधारा 2, मतलब ये कह रहा है जो हमने इसमें पढ़ा, उपधारा 1, उपधारा 1 और उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहती थी? शून्य करणीय विवाह के संबंध में, यही बात थी ना, शून्य करणीय। उपधारा एक क्या कहती थी? 2 शून्य करणीय हो गया। एक क्या कहेगी? एक शून्य के बारे में कहेगी, शून्य विवाह। ठीक है, ये देख लिया हमने। सेक्शन 3 कह रहा है कि जब उपधारा 1 या उपधारा 2, आगे देखो, उपधारा 1 या उपधारा 2 में कि किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि, क्या अर्थ नहीं लगाया जाएगा? वह ऐसे विवाह के किसी अपत्य को जो अकृत और शून्य है या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की डिग्री द्वारा अकृत किया गया है, मतलब अवैधता की डिग्री द्वारा शून्य किया गया है। यहां तक समझ में आया? सेक्शन कह रहा है अगर कोई विवाह क्या नाम है शून्य घोषित किया गया है या अवैध घोषित किया गया है सेक्शन 11 सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, उसके बाद कह रहा है ऐसा विवाह के किसी अपत्य को जो अकृत शून्य, ठीक है, अकृता की डिग्री द्वारा अकृत किया गया, उसके बाद कह रहा है उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में, मतलब ये कह रहा है इस कंडीशन में, ये जो दोनों कंडीशन है, इस कंडीशन में कह रहा है उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति के प्रति कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिससे कि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसे कोई अधिकार रखने या अर्जित करने में असमर्थ होता। अब बताओ यहां क्या कह रहा है? यहां ये कह रहा है जो सब क्लोज 3 है, मोटा मोटी बात ये कह रहा है कि अगर कोई बच्चा धर्मज है या इस कंडीशन में सेक्शन सब क्लोज 1 या सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी संपत्ति के संबंध में कह रहा है कि उसका अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं होगा। समझे? वो कह रहा है उसका अपने माता पिता की संपत्ति पे अधिकार है या नहीं है। देखो क्या कह रहा हूं, माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में, मतलब माता पिता ये हो गए, ठीक है, इनसे भिन्न क्या हो गया? दादा हो गया, चाचा हो गया, ठीक है, या नाना, ठीक है, दादा चाचा नाना, इनमें से मतलब इससे भिन्न व्यक्ति संपत्ति, इससे भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति के प्रति कोई अधिकार, ठीक है, इससे भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में क्या है? संपत्ति या कोई भिन्न अधिकार, ठीक है, कोई भिन्न अधिकार। ये कह रहा है माता पिता से भिन्न किसी भी संपत्ति में, किसी की संपत्ति में या उससे भिन्न कोई अधिकार
कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है, किस दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यह अधिनियम पारित ना किया गया होता। अगर जो ये अधिनियम है, ठीक है, ये पारित ना किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता पिता का धर्मज अपत्य ना होने के कारण, मतलब धर्मज अपत्य मतलब क्या है, धर्मज चिल्ड्रन या धर्मज बच्चा ना होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने या अर्जित करने से असमर्थ होता। ठीक है, अगर कोई ऐसा नियम नहीं होता तो उस कंडीशन में भी ये नहीं होता। आई बात समझ में? मेन मोटी बात ये है कि ये जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जिसने जन्म लिया है, उसका अधिकार कहां तक होगा? अपने माता पिता की संपत्ति पे। बस ये ध्यान रखना, माता पिता की संपत्ति पर, जो इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड है, ठीक है, ना कि किसी पूर्वज की संपत्ति पर। पूर्वज की संपत्ति पर नहीं होगा, ठीक है, पूर्वज की संपत्ति पर नहीं, संपत्ति पर नहीं, ये यही कह रहा है। आगे बात समझ में? बैरेक्ट में देखो, ये सेक्शन होते हैं ना, कभी कभी ये घुमावदार होते हैं, ये समझ में नहीं आते। मोटा मोटी बात ये है, ये सेक्शन यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी बच्चा सेक्शन 16 के सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग या 16 के सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जन्म लेता है या गर्भ में है, ठीक है, उसके बाद जन्म लेता है, तो वो कह रहा है कि वो बच्चा अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार रखता है, ना कि उनसे भिन्न किसी की संपत्ति पर। उसका अधिकार कहां तक होगा? उसके माता पिता की संपत्ति पर। अगर इस कंडीशन में बच्चा जन्म लेता है, क्या? जब विवाह शून्य है या शून्य करणीय है। जबकि अदर बालक जो होता है, वैध मैरिट से जो अदर बालक हो गया, जो कोई बच्चा होता है जो वैध विवाह से उत्पन्न होता है, जो वैध विवाह से होता है, वैध विवाह से होता है, उसका सभी संपत्ति पर अधिकार होता है। ये तो पता है ना कि उसका पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार होता है। पूर्वज की संपत्ति मतलब दादा भी उसके नाम संपत्ति कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी, उसका अधिकार उन पे होता है। जबकि ये कह रहा है कि सेक्शन 16(1) 16(2) जिसमें शून्य और शून्य करणीय विवाह के बारे में दिया गया, अगर उनसे कोई बच्चा उत्पन्न होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो धर्मस्थ तो माना जाएगा, वो बालक धर्मस्थ तो माना जाएगा, ठीक है, उसकी धर्मस्थता पे कोई सवाल नहीं उठेगा कि वो अधर्मज है, ठीक है, उसकी धर्मस्थता पे कोई सवाल नहीं उठेगा, वो माना जाएगा धर्मज। लेकिन उसकी संपत्ति पे जो अधिकार होगा, उसका जो अधिकार संपत्ति पे होगा, वो केवल अपने माता पिता तक ही सीमित रहेगा, ठीक है, अपने माता पिता तक ही सीमित रहेगा, अपने पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। बताओ, ये समझ में आया? सब क्लोज 3 में लिख लेना, संपत्ति का अधिकार, धर्मज की संपत्ति का अधिकार, ये समझ लो, ठीक है। पहले में हो गया शून्य करणीय, शून्य विवाह के संबंध में धर्मज की सिद्धांत, ठीक है। दूसरे में शून्य करणीय विवाह के संबंध में धर्मज का सिद्धांत, धर्मज बच्चे का सिद्धांत, ठीक है, बच्चे की धर्मज का सिद्धांत, बच्चे की धर्मज का सिद्धांत, ये लिखना। और माता पिता की संपत्ति पर धर्मज का अधिकार, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हैं, सेक्शन 16 यही कह रहा है। अब बताओ, सेक्शन 16 क्लियर है? सेक्शन 16 क्लियर है? तीनों पार्ट बताओ जल्दी। सेक्शन 16 के तीनों पार्ट क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? बताओ फटाफट बताओ। ईशा, सोनिया, आयशा, तीनों बताओ। ये जो तीनों पार्ट हैं सेक्शन 16 के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब सब क्लोज ए, सब क्लोज 2, सब क्लोज 3, ये तीनों क्लियर हैं? ठीक है, आयशा और ईशा बताओ। ईशा क्लियर है ना? आगे चलें। अब देखो, अब हम चलते हैं आगे अपने सेक्शन, हटा दे इसे, अब चलते हैं सेक्शन 16 के बाद 17, सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 क्या है? सेक्शन 17 क्या है? द्विविवाह के लिए दंड। क्या कह रहा है? सेक्शन 17 कह रहा है द्विविवाह, द्विविवाह का दंड। अगर कोई द्विविवाह करता है तो उस संबंध में क्या पनिशमेंट होगी, उसके संबंध में सेक्शन 17 बता रहा है। देखो सेक्शन 17 क्या कह रहा है? यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मतलब जब अधिनियम बना तो उसके बाद दो हिंदुओं के बीच कोई विवाह संपन्न किया गया, अनुष्ठित किया गया किसी विवाह की तारीख से, ठीक है, दोनों के बीच अनुष्ठित किसी विवाह की तारीख से, ऐसे विवाह में के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई द्विविवाह है, उस कंडीशन में कोई
शादी कर रहा है, या तो उसकी पत्नी, पति, ठीक है, पत्नी शादी कर रही है तो पति जीवित, पति जीवित, ठीक है, और पति शादी कर रहा है तो पत्नी जीवित, पत्नी जीवित। उस कंडीशन में कह रहा है अगर इन दोनों में से जो कोई शादी करता है उनका ये पति जीवित या पत्नी जीवित, मतलब ये क्या है, इनका रिलेशन जीवित है, इनका संबंध जीवित है। संबंध लिखना, ये नहीं कि ये दोनों जरूरी हो कि मर ही गए हों, ये दोनों मर ही गए हों ये जरूरी नहीं है, कि इनके बीच का जो संबंध है, इनके बीच का, इसका और इसका, इसका और इसका जो संबंध है वो जीवित हो। क्या है, वो जीवित हो, वो जीवित हो। अगर संबंध जीवित है तो उस कंडीशन में क्या माना जाएगा, ये द्विविवाह। क्या माना जाएगा, द्विविवाह। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, क्या माना जाएगा, ये द्विविवाह माना जाएगा, ठीक है। ये द्विविवाह का दंड, अगर पत्नी करती है पति जीवित है, अगर पति करता है पत्नी जीवित है, मतलब इन दोनों का क्या संबंध, इन दोनों का संबंध जीवित है पति पत्नी का, तो उस कंडीशन में ये द्विविवाह माना जाएगा। तब ये कह रहा है जीवित था या थी तो कोई विवाह शून्य होगा या भारतीय दंड संहिता की धारा 494 495 के उपबंध तदनुकूल लागू होंगे। किसके लागू होंगे, आईपीसी की धारा जो है, आईपीसी की धारा 494 और 495 ये दिया गया है, इसमें द्विविवाह का दंड दिया गया है, इसमें द्विविवाह का दंड दिया गया है, दंड। अब मुझे ये बताओ, जब इसमें द्विविवाह का दंड दिया गया है, आईपीसी जब चेंज हुई बीएनएस में, किस में चेंज हुई है, बीएनएस में, तो बीएनएस में कौन सा सेक्शन है, अब बीएनएस में द्विविवाह का कौन सा सेक्शन है बताओ। आईपीसी में सेक्शन 400 400 494 495 है द्विविवाह के संबंध में, देख लिया था हमने। अब ये बताओ इसमें कहां दिया गया है, अब बताओ बीएनएस में कहां दिया गया, जल्दी बताओ तीनों की तीनों, बीएनएस में ये सेक्शन कहां दिया गया है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब हम शर्तें पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि बीएनएस में कहां है, करेक्ट ऋषभ, कहां है, देखो 494 495 ये दोनों कहां दिए गए हैं, 82 का सब क्लोज बना दिया गया है, सेक्शन 82, सेक्शन 82, ठीक है। सेक्शन 82 में सब क्लोज वाइज इन दोनों की पनिशमेंट बताई गई है। पनिशमेंट ध्यान है किसी को, पनिशमेंट ध्यान है किसी को, कितना पनिशमेंट है, पनिशमेंट देखना, ठीक है, कितना है। आगे सेक्शन 17 समझ में आ गया, आगे चलें। सेक्शन 17 में कुछ नहीं था, पनिशमेंट के बारे में था। अब सेक्शन 18 पे आ जाओ, क्या है, सेक्शन 18। अब देखो 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है हिंदू विवाह के लिए कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। हिंदू विवाह की जो शर्तें हैं, कुछ अन्य शर्तें जो हैं, अगर उनका उल्लंघन करता है, पहले शर्तों में क्या देखा था हमने, द्विविवाह, जो अन्य शर्तें हो गई, ठीक है, अन्य शर्तें, क्या कह रहा है, अन्य शर्तें, अन्य शर्तों के उल्लंघन का दंड, क्या है, अन्य शर्तों के उल्लंघन का दंड, ठीक है, उल्लंघन का दंड, उल्लंघन का दंड, ठीक है। अन्य शर्तें देखो अब क्या होंगी, पहली शर्त क्या थी, द्विविवाह, द्विविवाह के बाद जो इसकी अन्य शर्तें थी वो क्या थी, देखो पहला क्या है, ये कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति जो कि धारा 5 के खंड 3 4 5 की उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन का इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठित कर लेता है। क्या क्या है, सेक्शन 5 का, सेक्शन 5 का पहली शर्त क्या थी, पहला क्या कह रहा है, 3, ठीक है, 3 के बाद क्या कह रहा है, 3 4 5, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब कोई मुझे ये बताओ ये तीनों शर्त थी क्या, 3 4 5, इन तीनों पर क्या था, सेक्शन 3, सेक्शन सब क्लोज 3 सब क्लोज 4 सब क्लोज 5, इसमें क्या था बताओ, सब क्लोज 3 सब क्लोज 4 सब क्लोज 5, इसमें क्या था जल्दी बताओ मुझे, सब क्लोज 3 में क्या था, बताओ फटाफट बताओ,
पढ़ाया हुआ है ना ये समझ लो हम रिवीजन कर रहे हैं इस वाले सेक्शन का। आई बात समझ में? ये पढ़ाया हुआ है ना, शर्तों में पढ़ाया था ना। कितनी शर्तें थी? 5 शर्तें थी, 5 शर्तों में बताया था। अब 5वीं शर्त में से पहली शर्त का इसने दंड बता दिया द्विविवाह के संबंध में, ठीक है। वो क्या नाम उसमें दिया गया है, किसमें? आईपीसी में दिया गया है, बीएनएस में अकॉर्डिंग। अब ये जो सेक्शन सब क्लोज 5 का तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इसे बताओ कौन कौन से था। अब देखो ये जो था किसका, अब देखो इसका क्या था, तीसरा। तीसरे में क्या था आपका, तीसरे किससे संबंधित था? तीसरा था आपका आयु से संबंधित। क्या? आयु, ठीक है। कितनी? 21 व 18। ये तो समझ लोगे ना 21 किसकी, 18 किसकी है, ये तो समझ लोगे ना। इतना तो पता है ना कि 21 वर्ष किसकी तय की गई थी, 18 वर्ष किसकी है, लिखना पड़ेगा इसके आगे 21 वर्ष और 18 वर्ष। और दूसरे में क्या दिया गया था? दूसरे में दिया गया था आपको चौथे में प्रतिषिद्ध नातेदारी। क्या था? प्रतिषिद्ध नातेदारी, नातेदारी। और पांचवे में क्या था? सपिंड, सपिंड नातेदारी। एम आई करेक्ट? यही था ना, यही था ना। सेक्शन 5 का तीसरा, चौथा, पांचवा सब क्लोज यही कहता है ना। सब क्लोज तीसरा क्या कहता था? आयु के संबंध में। आयु किसकी? अगर लड़का है, लड़के की आयु 21 वर्ष थी, लड़की की बताओ जल्दी से। लड़का है तो कितनी? 21 वर्ष, और लड़की है तो कितनी? 18 वर्ष। यही था ना एज, ठीक है। और दूसरे में क्या कहता था? प्रतिषिद्ध नातेदारी। प्रतिषिद्ध नातेदारी मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था, क्या था प्रतिषिद्ध नातेदारी। उसके बाद पांचवा क्या कह रहा है? सपिंडा नातेदारी। इसके बारे में भी बात की थी, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है इनका आप अगर इन शर्तों का उल्लंघन करोगे तो उल्लिखित शर्तों के, अब देखो पहला कह रहा है धारा 5 के खंड 3 के उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में कठोर कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगा। इसमें क्या दिया गया है? इसका दंड है, इसका दंड है कठोर कारावास। क्या? कारावास। कितना? 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है। कितना? कठोर कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। क्या? कठोर कारावास 2 वर्ष तक, या जुर्माना, जुर्माना कितना? 1 लाख, या दोनों। आगे बात समझ में? अगर आप इसका करते हो, उल्लंघन करते हो शर्त 3 का, तो ये दंड याद रखना। सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग दंड पूछ लेता है। अगर किसी व्यक्ति की आयु कम है, अगर वो शादी करता है और इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो दंड कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 2 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकेगा, ठीक है। 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना। कितना? 1 लाख है ना, या 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों। ये ध्यान रखना, या तो 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना, या कोई कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों भी दी जा सकती है, ठीक है। अब देखो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है? प्रतिषिद्ध नातेदारी। प्रतिषिद्ध नातेदारी में क्या कह रहा है? देखो प्रतिषिद्ध नातेदारी में कह रहा है खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में सादे कारावास से जो 1 माह तक हो सकेगा। किसका? सादा कारावास। इसमें क्या बता रहा है? इसमें कह रहा है सादा कारावास। इसमें केवल सादा कारावास है। कितना? 1 मास तक का, 1 मास तक का सादा कारावास, 1 मास तक का, 1 महीने तक का हो सकेगा, या जुर्माना जो 1000 रुपए। क्या? 1 मास का कारावास, या जरूर लगाना, या जुर्माना, जुर्माना, या दोनों। यही दिया गया ना, या दोनों, ठीक है। इसका अगर शर्त क्या नाम है इसका? इन दोनों शर्तों का, इन दोनों शर्तों का अगर आप उल्लंघन करते हो शर्त 4 और 5 का, तो सादा कारावास जो 1 मास तक का हो सकेगा, और जुर्माना, या दोनों, ठीक है। अब एक चीज यहां ध्यान देना, एक बात बताने वाली है पीटी के हिसाब से। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी प्रतिषिद्ध नातेदारी का उल्लंघन करके विवाह करता है, तो उसको दंड कितना दिया जाएगा? सब क्लोज ए, बी, सी, डी, ठीक है। इसमें ऑप्शन पहले में दिया गया है कितना? 2 मास, 2 मास दे दिया, ठीक है। दूसरे में दे दिया 30 दिन,
30 दिन, तीसरी में दे दिया 31 दिन, ठीक है, उसके बाद दे दिया 1 मास। अब बताओ क्या लगाओगे, बताओ क्या लगाओगे, बताओ। ये ध्यान रखना, 1 मास का मतलब 1 मास होता है, 1 मास का मतलब 1 मास होता है। 1 मास में कभी 29 दिन भी होते हैं, 28 दिन भी होते हैं। फरवरी में आपके 28 दिन होते हैं, क्या उसे 1 मास नहीं मानोगे, उसे 1 मास नहीं मानोगे। किसी किसी महीने में 31 दिन होते हैं, किसी में 30 दिन होते हैं। तो इसका कहने का 1 माह का मतलब है कि 1 माह, चाहे उसमें 28 दिन हो, चाहे 30 दिन हो, चाहे 31 दिन हो। ये ध्यान रखना, ये डे वाइज नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 माह का कारावास, ठीक है ना, 1 महीने का कारावास, मतलब 31 दिन, 30 दिन और 28 दिन, 29 दिन, जैसा भी होगा उस हिसाब से 1 माह का कारावास। और एक चीज और ध्यान रखना, जुर्माना सहित और जुर्माना रहित, ये जो है आपका, ये भी ध्यान रखना, पीटी में ये बहुत गलती होती है। एक होता है जुर्माना सहित, एक होता है जुर्माना रहित, जुर्माना रहित, ठीक है। इन दोनों को ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में जुर्माना सहित पूछा गया है या जुर्माना रहित पूछा गया। जैसे इसमें है या जुर्माना या कारावास या दोनों, इसमें माइनेटरी नहीं है कि आपको जुर्माना देना ही है, इसमें माइनेटरी नहीं है कि आपको जुर्माना देना ही है, या तो जुर्माना या तो कारावास या तो दोनों, ठीक है। जहां होता है जुर्माना सहित कारावास, 2 वर्ष का कारावास जुर्माना सहित 1 लाख रुपया, तो उस कंडीशन में जुर्माना और कारावास दोनों होगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर पीटी में कोई क्वेश्चन बने तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मास दिया गया है या दिन दिया गया है, बैरेक्ट में क्या लिखा है ये ध्यान देना। मास के बारे में पूछा है, दिन के बारे में पूछा, और दूसरी चीज जुर्माना सहित पूछा है, जुर्माना रहित पूछा है। अब बताओ सेक्शन 18 समझ में आया, सेक्शन 18 समझ में आ गया, बताओ सेक्शन 18 समझ में आ गया, 18 तक कोई दिक्कत किसी को, तीनों बताओ। ये पनिशमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे लिख लेना, पनिशमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इस पनिशमेंट को लिख जरूर लेना, जो पनिशमेंट है इसको लिख जरूर लेना, इस पनिशमेंट को मत भूलना, बैरेक्ट में वहीं आगे लिख लो चाहे तो, मोस्ट इंपोर्टेंट। सॉरी, बताओ जल्दी से, आगे चलें, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलें, बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलें। सेक्शन 19 देखें। सॉरी, आज थोड़ा खांसी उठ रही है। देखो अगला, देखो क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है सेक्शन 19, सेक्शन 19 से क्या स्टार्ट होता है, क्षेत्र अधिकार। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका, क्षेत्र अधिकार, क्षेत्र अधिकार और प्रक्रिया, क्या है, और प्रक्रिया, ठीक है। यहां से ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया, आई बात समझ में। देखो इसमें क्या है, इसमें है आपका सेक्शन 19, ठीक है। सेक्शन 19, सेक्शन 19 कह रहा है वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थित की जाएगी। ये कह रहा है न्यायालय के संबंध में, किसके बारे में बात कर रहा है, ये न्यायालय के संबंध में बात कर रहा है। कौन सा न्यायालय, अर्जी दी जाएगी, जहां अर्जी, अर्जी मतलब जहां दी जाएगी, दी जाएगी या उपस्थित की जाएगी, ठीक है। ये किस न्यायालय के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उस न्यायालय बारे में जहां आप इससे संबंधित अर्जी दोगे, ठीक है। वो न्यायालय कौन सा होगा, ये देखो, इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित की जाएगी जिसकी साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर है। सिविल, डांडिक नहीं, सिविल, ये ध्यान रखना। पहला क्या ध्यान रखना है इसमें, ये न्यायालय कैसे होगा, जिला न्यायालय, क्या होगा, जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय होगा। दूसरी बात, जिला न्यायालय होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है ये कैसा न्यायालय होगा, सिविल अधिकारिता वाला, कैसा, सिविल अधिकारिता वाला। आगे बात दोनों समझ में, जिला न्यायालय होगा और कैसा होगा ये, सिविल, साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर, मतलब सिविल अधिकार के अधिकारिता रखता हो उसकी स्थानीय सीमा, इसकी क्या होगी, स्थानीय सीमा के अंदर,
स्थानीय सीमा, स्थानीय सीमा, ठीक है। मतलब जो केस जहां हुआ है, तलाक का केस, आप जहां तलाक की याचिका अर्जी जहां देना चाहते हो, तो आपकी एक स्थानीय सीमा होती है। उस जिले की, उस जिला न्यायालय की एक स्थानीय सीमा होती है, जिला न्यायालय की, सिविल न्यायालय की, उस सीमा के अंतर्गत आप कर सकते हो। ये नहीं आपका केस उत्तराखंड में हुआ, आप दायर कहाँ कर रहे हो, उधम सिंह नगर में हुआ, आप रानीखेत के जिला न्यायालय में जाके कर रहे हो, उधम नगर में हुआ या नैनीताल में हुआ, तो आपकी जो अधिकारता है ना सिविल न्यायालय की, उस अधिकारता के अंदर किया जाएगा। ये नहीं मामला नैनीताल का है और आप जाके डाइवोर्स का केस कहाँ फाइल कर रहे हो, उधम सिंह नगर या रानीखेत या अदर हरिद्वार या देहरादून या ऋषिकेश, ठीक है। जिस सिविल अधिकारता के अंतर्गत वो मामला आता है, उसी के अंतर्गत वो अर्जी उपस्थित की जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। अगला देखो, अब इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है अंदर विवाह का अनुष्ठान हुआ हो। पहला क्या हुआ, अधिकारता कैसे तय करेंगे, जो अधिकारता तय करेंगे पहला कैसे तय करेंगे, पहला कह रहा हो विवाह वहां हुआ हो, विवाह वहां हुआ हो, हुआ हो, ठीक है, पहला। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है प्रत्यार्थी, मतलब जो प्रार्थी है अर्जी के उपस्थान के समय निवास करता हो, मतलब वो जब अर्जी उपस्थित की गई थी वो वहां निवास करता हो, निवास के संबंध में, ठीक है, निवास करता हो, निवास करता हो। दूसरा क्या कह रहा है, अब उससे अगला क्या कह रहा है, तीसरा विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते हो। मतलब अगर कोई पक्षकार मान लो वो नैनीताल का है बट वो क्या कर रहे हैं, वो ऋषिकेश में रह रहे हैं बहुत सालों से, तो उस कंडीशन में कह रहा है जहां विवाह के पक्षकार, मतलब विवाह का जो पक्षकार है वो विवाह का पक्षकार, विवाह के पक्षकार अंतिम रूप से वहां रहते हो, अंतिम रूप से रहते हो, रूप से, अंतिम रूप लिखा है ना, एक अंतिम बार एक साथ रहते हो, अंतिम रूप से नहीं, ये क्या है, अंतिम बार, अंतिम बार, अंतिम बार एक साथ रहते हो, एक साथ, ठीक है। आई बात समझ में। देखो जैसे ये कंडीशन होती है ना, इसको अंतिम बार इसलिए लिखा गया है, तो सोचो जब विवाह होता है, लड़का या लड़की जब कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो लड़का क्या करता है, उसे भी अपने साथ ले जाता है, या लड़की भी अगर जॉब कर रही है तो दोनों एक जगह सेटल होने की सोचते हैं और वो किसी बड़े शहर में जाके सेटल हो जाते हैं। उस कंडीशन में अगर उस वहाँ उस जगह पे उस स्थान पर उनमें कोई डिस्ट्रीब्यूट हुआ या कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता चला आ रहा है, तो ये नहीं कि वो रहने वाले तो कहीं और के हैं, रहने वाले बरेली के हैं या मुरादाबाद के हैं या गोरखपुर के हैं और वो जॉब कर रहे हैं दिल्ली में और एक साथ रह रहे हैं वहाँ पे, तो ये नहीं कि वो जाके वहीं करेंगे, वो तलाक की अर्जी अपने वहीं डालेंगे, वो तलाक की अर्जी वहाँ भी डाल सकते हैं जहाँ वो अंतिम बार रह रहे थे। आगे बात समझ में आता है, जहाँ वो अंतिम बार रह रहे थे, ये कहना चाह रहा। उसके बाद देखो तीसरा का क्या कह रहा है, यदि पत्नी याची है वह याचिका को पेश करने की तारीख के निवास करती रही है, ठीक है। अगर यदि पत्नी याची है, याचिका दाता है पत्नी, तो कह रहा है कि विवाह की तारीख को निवास कर रही हो। अब देखो चौथा क्या कह रहा है, इसका सब क्लोज चौथा कह रहा है, चौथे के बारे में बात कर रहा है, अर्जीदार अर्जी के उपस्थान के समय निवास कर रहा है, मतलब अर्जीदार जो है अर्जी के समय वहां पे निवास कर रहा है, ठीक है। उस दशा में जब प्रत्यार्थी उस समय पर ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास करता है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, या वह उसके जीवित होने के बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक उन्होंने कुछ नहीं सुना, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो संभवतः सुना होता। आगे बात समझ में आ गई सारी कंडीशन। अब बताओ सेक्शन जो 20 था, सेक्शन 19, सेक्शन 19 समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत। सेक्शन 19 में कह रहा है कि आप अर्जी कहां उपस्थित करेंगे, सबसे पहली बात आप अर्जी उपस्थित करेंगे जिला न्यायालय में, ठीक है। जिला न्यायालय में देंगे तो उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, सिविल अधिकारता, क्या होनी चाहिए, सिविल अधिकारता। सिविल अधिकारता कैसे, उस स्थानीय सीमा के अंतर्गत, ठीक है। अब वो कह रहा है किस किस आधार पर कर सकते हो, पहला आधार, जहां पहला आधार क्या था, विवाह वहां हुआ हो, पहला आधार है या तो आपका विवाह वहां पे हुआ हो फर्स्ट। सेकंड कह रहा है या तो आप वहां निवास करते हो, पहला बात आप वहां आपका विवाह उस परमानेंट स्थान पे हुआ है, ठीक है, जहां आप याचिका दायर कर रहे हो। दूसरा कह रहा है कि आप वहां निवास करते हो, या
तीसरा कह रहा है या विवाह के पक्षकार अंतिम बार वहां पे सेटल हो गए हैं और अंतिम बार वहां पे निवास कर रहे थे, जहां पे उन्होंने अर्जी की है वहां पे वो निवास कर रहे थे अंतिम बार। ठीक है, उससे अगला क्या कह रहा है, उससे अगला कह रहा है कि प्रत्याशी उस समय राजक्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है, 7 साल से सुना नहीं गया था या देखा नहीं गया था। अब बताओ ये कंडीशन समझ में आई? ईशा, सोनिया, आयशा, सेक्शन 19 तक समझ में आ गया? सेक्शन 19 समझ में आ गया? आगे चलें? सेक्शन 19 में कोई दिक्कत? तीनों बताओ फटाफट। सेक्शन 19 में कोई दिक्कत बताओ। सेक्शन 19 तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ जल्दी, फिर आगे बढ़े। क्लियर है ना? अब देखो अगला आओ, सेक्शन 20 आओ। सेक्शन 20, सेक्शन 20 थोड़ा स्पीड बढ़ाई है लेकिन समझ में आ रहा है ना? सेक्शन समझ में आ रहा है ना? सेक्शन में कोई डाउट तो नहीं है? सेक्शन में कोई डाउट तो नहीं है? स्पीड थोड़ी बढ़ी हुई है। अगला देखो, अगला है हमारा याचिकाओं के अंतर्वस्तु और सत्यापन। क्या कह रहा है? जो अंतर्वस्तु है, जो याचिका की अंतर्वस्तु है, अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु और सत्यापन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? सत्यापन के बारे में। सत्यापन, ठीक है, किसके किसके बारे में बात कर रहा है? अंतर्वस्तु और सत्यापन के बारे में। देखो इस अधिनियम के, अच्छा सुनो, देखो एक बात देखो, सेक्शन 13, 14, 18, 16 जो हमने सेक्शन किए थे, स्टार्टिंग में अगर हम बैरक पढ़ना शुरू करें तो कितनी सही बैरक की लैंग्वेज कितनी सही होती है, सोचो खुद ही। देखो स्टार्टिंग से देखो, जरा एक बार पीछे देखो, एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो अगर बैरक पढ़ोगे ना तो बैरक को लाइन से पढ़ोगे तो इसके सेक्शन खोलो एक बार। देखो हिंदू मैरिज एक्ट निकालो। हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे पहले देखो अधिनियम का सेक्शन पहला देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे 5 मिनट के लिए। पहला देखो, पहला कह रहा है संक्षिप्त नाम और विस्तार। सबसे पहले इसने बताया कि इसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बताओगे विस्तार कहाँ तक है तो उसके बाद बताओगे अधिनियम लागू क्यों होता है। अधिनियम का लागू होना, अधिनियम लागू किस पर हो रहा है? पहले तो आपने विस्तार बता दिया, फिर आप बता रहे हो कि अधिनियम इस पर लागू होगा। जब आपने बता दिया कि अधिनियम इस पर लागू हो रहा है तो आपने क्या किया? जो आपने बताया कि अधिनियम इस पर लागू होगा तो आपने वो जो जिस इस पर लागू हो रहा था उससे संबंधित कुछ व्यक्तियों की परिभाषा दे दी, ठीक है, कि ये व्यक्ति इसमें ये काम करेगा, इस व्यक्ति का ये काम है, और इस पर्टिकुलर जो शून्य करणीय विवाह है, जो शून्य विवाह है, इनका मतलब ये है, ठीक है। जो बैरक के अंदर दिया गया है कि हाँ इनसे मतलब ये है, ये जो बैरक के अंदर मेन मेन चीज होती है उनकी परिभाषा बता दिया आपने कि इसका मतलब ये होता है। यहाँ तक बता दिया आपने सेक्शन 3 तक। फिर सेक्शन 4 कह रहा है अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव। उसके बाद उसने बता दिया कि इस अधिनियम का प्रभाव सर्वोपरि किस पर होगा, अधिनियम का प्रभाव किस पर होगा, किस पर नहीं होगा। यहाँ तक बता के उसने सही कर दिया काम, ठीक है। फिर उसके लिए कह रहा चलो ठीक है, आपने प्रभाव देख लिया, आपने लागू देख लिया, आपने देख लिया किन किन पर लागू होगा, आपने परिभाषा मेन मेन वो सब चीजें देख ली। फिर आप क्या देखोगे? अब आप विवाह करने जा रहे हो, अब आप विवाह करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप विवाह की शर्तें देखोगे कि भाई जब मैं विवाह करने जा रहा हूं, जो हिंदू विवाह अधिनियम बना था, मेरा विवाह उसके अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहले आप क्या देखोगे? विवाह की शर्तें देखोगे। विवाह की शर्तें आपने देख ली पांचों, ठीक है। विवाह की शर्तें जब आपने पांचों देख ली तो उसके बाद क्या देखोगे? संरक्षता देखोगे। विवाह संरक्षता मतलब किसके संरक्षक के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद क्या देखोगे कि हिंदू विवाह के लिए संस्कार क्या क्या है। संरक्षता में क्या था? संरक्षता में क्या था? संरक्षता हटा दी गई थी, ठीक है। संरक्षता इससे मेल नहीं खा रहा था। अब देखो कितना सही है, संरक्षता इससे मेल नहीं खा रहा था तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने विवाह की शर्तों के बाद संरक्षता हटा दी, उसके बाद सीधा संस्कार रख दिए। देखो जब बनाया था वेरेक्ट, जब ये लाइनअप किया था तो इन्होंने जब देखा कि विवाह संरक्षता, विवाह की शर्तें, विवाह संरक्षता, विवाह का संस्कार, तो ये सोच रहे थे विवाह की संरक्षता। अब संरक्षता या रक्षा के बारे में क्या संबंध है क्या नहीं है?
समझ में नहीं आया तो इन्होंने क्या किया, उसे साइड कर दिया। फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने विवाह की शर्तों के बाद तुरंत विवाह के संस्कार रख दिए कि अब आप जब आपने विवाह के शर्तें देख ली तो आप देखो विवाह का संस्कार कि आप किस अकॉर्डिंग विवाह कर रहे हो, आपके विवाह में संस्कार क्या क्या है। ठीक है, जब आपने विवाह के संस्कार देख लिए तो विवाह के संस्कार होने के बाद जब आपने विवाह संस्कारों के अकॉर्डिंग शर्तों के अकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद क्या बताया गया है कि आप के पास एक ऑप्शन है कि आप अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन जाके आप करवा लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके बारे में बताया गया क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लॉस है। ठीक है, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उसके बाद कह रहा है आपका विवाह हो चुका है, आपने शर्तें देख ली, शर्तों के अकॉर्डिंग विवाह कर लिया। विवाह किसके अकॉर्डिंग किया, शर्तों के अकॉर्डिंग, और उसमें क्या दिया, संस्कार, संस्कार भी कर लिया आपने वो सारे संस्कार के अकॉर्डिंग। फिर क्या कह रहा, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब जब विवाह करने के बाद कुछ समय बाद पता चला कि पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हैं, विवाह के कुछ समय बाद पता चला कि पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे, तो उसने क्या करा, उसने कहा कि इसको एक नाम दे दिया कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनः स्थापन। जब नई नई पत्नी घर पे आती है तो कोई भी नया व्यक्ति जो होगा आपस में चीजें समझने में, जब भी अरेंज मैरिज होती है तो आपस में चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मान लो कोई पत्नी छोड़ के चली गई है तो न्यायालय क्या कह रहा है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनः स्थापन की डिग्री हमने आपको दे रखी है, आप 1 वर्ष का अंदर अपनी पत्नी को लेके आ सकते हो और आप समझौता कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप विवाह विच्छेद के लिए आते हो तो आपको हमने न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दे दी है। न्यायिक पृथक्करण के बाद भी आप में अगर बात नहीं बनती है तो आपका विवाह क्या हो जाएगा, शून्य। शून्य करणीय विवाह के संबंध में देखेंगे कि आपके विवाह का आधार देखेंगे, आपका विवाह शून्य करें या शून्य करने करें। अगर शून्य या शून्य करने करते हैं तो उस आधार पर हम आपको तलाक की डिग्री देंगे। जब तलाक की डिग्री देंगे तो उसके बारे में, तलाक के बारे में फिर हमने 2 चीजें आपको पहले बताई थी कि पहले वैकल्पिक अनुतोष दिया जाएगा। ठीक है, कि आप अगर अब भी अगर साथ रहना चाहते हो तो आपके पास एक अब भी अपॉर्चुनिटी है कि आप साथ रह सकते हो। ठीक है, न्यायिक पृथक्करण के लिए। लेकिन फिर उसके बाद आप नहीं माने, आपने क्या किया, 1 वर्ष बिता लिया, न्यायालय ने 1 वर्ष आपको दूर रखा, आपने बिता लिया, फिर आपने कह दिया कि नहीं हम नहीं रह सकते। तो न्यायालय ने कहा पारस्परिक सहमति है भाई, दोनों की, दोनों पक्षकार की पारस्परिक सहमति है, दोनों ले लो तलाक, कोई बात नहीं है, देते हैं तलाक। लेकिन उस कंडीशन में भी आपको 6 माह 18 माह का दे रखा है। ठीक है, टाइम लिमिट। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जब तलाक करने के बाद आप पुनः विवाह करोगे तो कंडीशन क्या क्या लागू होंगी। पुनः विवाह करोगे कि भाई जब कोई तलाक ले रहा है तो तलाक के संबंध में तलाक किए जाने की याचिका पेश ना की जाएगी, ये संबंध में। उसका क्या कह रहा है, जब तलाक ले रहा है तो उसके बाद पुनः विवाह तो करेगा ही, कोई जन्म भर बिना विवाह के तो नहीं रहेगा, वो पुनः विवाह करेगा। तो पुनः विवाह के बारे में बता दिया। फिर पुनः विवाह के बारे में बताएगा शून्य करनी, और शून्य करनी से जो बच्चे पैदा होते हैं, जो विवाह आपने किया उस समय आपने विवाह को शून्य करने कर दिया, उससे जो बालक उत्पन्न हुआ तो उसकी क्या कंडीशन थी, उसको धर्मज करोगे या धर्मज करोगे, तो उस कंडीशन में। तो यहां तक जो हमने देखा तो द्विविवाह विवाह का दंड देख लिया सब कुछ। तो इससे क्या संबंध, ये जो इतनी हमने अभी मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया है, इस चीजों से क्या समझे मुझे ये बताओ। इन चीजों से हम ये समझे कोई भी वैरिएबल जो बनता है ना वो स्टेप बाय स्टेप बनता है। ये नहीं कि आपको क्या नाम है विवाह की शर्तें यहां दे दी और विवाह के संस्कार जाके बाद में दे दिया, अर्जी उपस्थित कहां करोगे किस न्यायालय में, उसके बाद जाके सेक्शन 25 में आपको दे रहा विवाह की संस्कार। नहीं, जब भी कोई बैरक पढ़ो तो ऐसे पढ़ो अपने ऊपर लागू करके कि हमें पहले विवाह करना था, हमने विवाह के लिए हिंदू विवाह की शर्तें देखी, ये उठाया, उसके बाद जब उठाया तो कहाँ लागू है, कैसे लागू है, किस कंडीशन में लागू है, फिर इसकी विवाह की शर्तें देखी क्या क्या शर्तें होती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने विवाह किया। विवाह करने के बाद हमने देखा कि आपस में हम रह सकते हैं, विवाह करने के बाद हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब हम साथ रहने लगे तो हमने देखा हम आपस में रह सकते नहीं रह सकते। जब नहीं रह सकते, जब पत्नी छोड़ के चली गई तो हमने न्यायालय से कहा कि मेरी पत्नी चली गई, मुझे पत्नी के साथ पुनः दाम्पत्य स्थापित करना, तो हमने उसे वापस बुलाया। जब वापस बुलाया, जब पत्नी ने कहा नहीं मैं साथ नहीं रह सकती हूँ, तो न्यायालय ने कहा आपके पास न्यायिक पृथक्करण की डिग्री है, आप वो ले लो, 1 साल तक अलग रह के देख लो। अगर तब भी नहीं रह सकते हो तब आप पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद कर सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन